बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अक्सर सईद और आप देख रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स विद अक्सर सईद। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो लेक्चर है वो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरवर्ड चेरिश द मैन्स करेज बाय एडवर्ड सैड। एडवर्ड सैड ने एक फॉरवर्ड लिखा है इकबाल अहमद को उनकी प्रेज में। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है फॉरवर्ड के। एडवर्ड सैड ने क्या फीलिंग्स थी उनकी, उन्होंने इकबाल अहमद के बारे में क्या लिखा, उनकी लाइफ के बारे में किस तरह से उन्होंने प्रेज की। ओके, नाउ वी कम टू द कंटेंट ऑफ आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द introduction of Edward Said and then introduction of Iqbal Ahmad, and then we will discuss important aspects of this forward. Dedication of the book by Edward Said, Iqbal's concept of Arabs, कि इकबाल का कंसेप्ट अरब्स के खातिर क्या था, इकबाल का मोटो क्या था, उसके इंटरेस्ट क्या थे, जो कि एडवर्ड सैड ने हमें बयान किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइटल ऑफ द बुक रिजिस डेब्रे, उसका टाइटल क्या था और वो इनटाइटल्ड कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे इकबाल एटीट्यूड टूवर्ड इसराइली ज्यूज़, कि इसराइली ज्यूज़ की तरफ इकबाल का एटीट्यूड कैसा था, जो कि एडवर्ड सैड ने हमें बयान किया। फिर हम देखेंगे पैलेस्टाइन इज़ क्रूएलेस्ट, ये क्या है, रेंज ऑफ इकबाल्स वर्क देखेंगे। देन वी विल कंक्लूड आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्ड सैड एंड इकबाल अहमद. Edward Said actually was a university professor of English and comparative literature at Columbia. एडवर्ड सैड एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे इंग्लिश के और कंपैरेटिव लिटरेचर के एट कोलंबिया यानी कोलंबिया में। ए मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, वो एक मेंबर थे अमेरिकन एकेडमी में साइंस और आर्ट्स के, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर एंड ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। एंड हिज सेलिब्रेटेड वर्क्स इंक्लूड, first of all, there is an Orientalism, and then the end of the peace process, power, politics and culture, and at the end the more out of place. ये उसके सेलिब्रेटेड वर्क्स थे जो कि हमने उसकी बायोग्राफी में इंक्लूड किए हैं। ओके, एडवर्ड सेड was born in 1935. 1935 में वो पैदा हुए and died on 2003, और 2003 में उनकी डेथ हुई। He was an immensely influential literary and cultural critic. वो एक influential यानी पुरअसर बाअसर शख्सियत थी उनकी, वो एक लिटरेरी भी थे, influential लिटरेरी भी थे और कल्चरल क्रिटिक भी थे। ओके, वन ऑफ द फॉरमोस्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स भी थे। फाउंडिंग फिगर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स जो है फाउंडिंग फिगर है या फिर फ़लाँ शख्स जो है पायनियर है, जिस तरह से हम कहते हैं कि जो साइको एनालिसिस का फाउंडर है वो कौन है, सिगमंड फ्राइड है। इसी तरह से पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का फाउंडिंग फिगर कौन थे, एडवर्ड सेड। उनका फुल नेम क्या था, इन फुल नेम एडवर्ड वादी सेड, समटाइम्स एडवर्ड विलियम सेड, ये उनका फुल नेम था। ओके, नाउ वी कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इकबाल अहमद, दैट हु इज़ इकबाल अहमद। इकबाल अहमद was an activist, theorist and journalist. वो एक एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, theorist भी थे जिन्होंने theories लिखी एंड जर्नलिस्ट भी थे। इकबाल अहमद was born in 1933. वो 1933 में पैदा हुए, जबकि उनकी डेथ कब हुई, 1999 में। And he was admired and consulted by revolutionaries and activists as well as policy makers and academics. वो एडमायर और कंसल्ट किए गए कहाँ से, रेवोल्यूशनरीज थे एंड एक्टिविस्ट से, एज वेल एज पॉलिसी मेकर्स एंड एकेडमिक्स थे, यानी ये सब उनके मदाह थे और उनने इन सब ने उन्हें एडमायर किया। इंस्पायर्ड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट ग्लोबल इश्यूज़, क्या चीज़ थी उनके अंदर, इंस्पायर्ड हुए थे वो न्यू वेज ऑफ थिंकिंग से अबाउट ग्लोबल इश्यूज़, यानी वर्ल्डली जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में जो न्यू वेज ऑफ थिंकिंग थी उन चीज़ों से वो इंस्पायर्ड हुए। वेदर राइटिंग ऑन द राइज ऑफ मिलिटेंट इस्लाम, द कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर,
US involvement in Vietnam, or the cynical, incisive, passionate, or prophetic analysis of the major political events and movements of the second half of the 20th century. ओके इन सब चीज़ों से वो इंस्पायर हुए, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग से। तो इकबाल अहमद जो थे वो हमेशा से जनरस पर्सन थे, तो उनके पास हमेशा टाइम होता था अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पीपल्स के लिए, अपने डिसाइपल्स के लिए, हर किसी के लिए। अगर किसी ने भी उन्हें कहा कि हमारा ये मसला है, तो उन्होंने कभी गरूर नहीं किया, तकब्बुर नहीं किया। अकॉर्डिंग टू सेट वो हमेशा उसके साथ चल पड़ते थे कि ठीक है जी, ये प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो इस तरह से थे वो एक बहुत ही काइंड पर्सन। ओके, नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, according to Edward said, despite the many years of praise and celebration deservedly heaped on our dear friend and comrade Iqbal Ahmed, there is still a great deal more to be said about him. यहाँ पे क्या है कि वो सेड एडवर्ड सेड कह रहे हैं कि मुझे इस टाइम समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी प्रेज में, सेलिब्रेशन में क्या लिखूं, किस तरह से लिखूं अपने डियर फ्रेंड एंड कॉमरेड इकबाल अहमद के बारे में। आखिर उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज का चुनाव किया, तो फिर उन्होंने लिखे In recalling the many different places and times in which I met इकबाल, वो कहते हैं कि मैं अगर वो टाइम रिकॉल करूं या फिर वो जगह जहाँ पे मैं, जिस टाइम पे मैं इकबाल अहमद से मेरी मुलाकात हुई, फ्रॉम शिकागो टू ब्यूरेट। अब वो सिटीज़ के नेम यानी कंट्रीज़ के भी नेम मेंशन कर रहे हैं कि कहाँ से हम कहाँ तक किस तरह हमारी मुलाकातें हुई, फ्रॉम शिकागो टू ब्यूरेट टू न्यूयॉर्क टू टूनीशिया टू एमरेस्ट एंड एल्सवेयर। ओके, अब एडवर्ड सेड क्या कहते हैं, आई फाइंड माई सेल्फ मार्वलिंग एट हाउ इजीली ही बिकेम अ न्यू पर्सन एक्टिंग इन अ टोटली न्यू सिचुएशन। वो कहते हैं कि मैंने उन्हें देखा, मैंने खुद से उन्हें ऑब्जर्व किया कि किस तरह से जो है वो हर नई जगह पे अपने आप को एक न्यू पर्सन एक्टिंग करते हुए दिखाते हैं। जेट प्रिजर्व दिस फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स विच स्टैम्प्ड हिम फॉर ऑल टाइम एज अ ट्रू फ्रेंड एंड कॉमरेड। और वो हमेशा से एक ट्रू फ्रेंड और कॉमरेड ही रहे हैं। ओके, नाउ वी कम टू द डेडिकेशन ऑफ द बुक बाय एडवर्ड सेड। अब सेड सेज व्हेन आई डेडिकेटेड माय बुक, एडवर्ड सेड ने जब अपनी बुक डेडिकेट की जिसका नाम था कल्चर एंड इंपीरियलिज्म टू इकबाल अहमद, it was because in his activity, life and thinking, Iqbal embodied not just the politics of empire but that whole fabric of experience expressed in human life itself. अब यहाँ पे क्या है कि जो है ये जो किताब थी कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, सेड ने इकबाल अहमद को डेडिकेट करना चाहा। किस वजह से? उनकी एक्टिविटी की वजह से, लाइफ की वजह से, उनकी थिंकिंग की वजह से कि किस तरह से वो सोचते थे। नॉट जस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ एम्पायर, ना सिर्फ पॉलिटिक्स के एम्पायर की खातिर, बट द होल फैब्रिक ऑफ एक्सपीरियंस एक्सप्रेस्ड इन ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ, कि उन्होंने जो अपने लाइफ में जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया और एक्सप्रेस किया ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ रादर देन इन इकोनॉमिक रूल्स एंड रिडक्टिव फार्मूलाज, इन सब में। तो उसकी वजह से वो अपनी बुक उसे उन्हें डेडिकेट करना चाहते थे। नाउ वी कम टू द इकबाल्स कंसेप्ट्स ऑफ अरब्स, के इकबाल के जो कंसेप्ट थे अरब्स के बारे में, उनके बारे में एडवर्ड सैड ने क्या लिखा है। Moreover, though not an Arab narrow-based nationalism is quite unique in the history of nationalisms because it tried to connect itself beyond boundaries. अब यहाँ पे क्या है कि not an Arab narrow-based nationalism यानी not broad-minded, it means narrow-based यानी conservative mind is quite unique है in the history of nationalism से because it tried to connect itself beyond boundaries, क्योंकि ये ट्राई करता है कनेक्ट करने के लिए बाउंड्रीज के पीछे। एनीवन हु इज़ एन अरब, इकबाल कहता है एनीवन हु इज़ एन अरब इन हिज फीलिंग्स, इन हिज लैंग्वेज एंड हिज कल्चर इज़ एन अरब, कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जो कि अरब है अपनी फीलिंग्स में, अपनी लैंग्वेज में, अपने कल्चर के हिसाब से, तो वो भी एक अरब है, फिर चाहे वो एक ज्यू भी क्यों ना हो। So a Jew is an Arab, a Christian is an Arab, a Kurd is an Arab, कि अगर वो
अपनी फीलिंग्स उनकी अरब वालों की जैसी हैं, उनकी लैंग्वेज अरब जैसी है, उनका कल्चर वैसा है, तो फिर वो अरब ही कहलाया जाएगा। Okay, now we come to the Iqbal's motto and interests. First of all, we will see motto of Iqbal Ahmed. His motto was the pessimism of the intellect, optimism of the will. यानी इंटेलेक्ट का पेसिमिज्म और फिर विल का ऑप्टिमिज्म होना चाहिए आपके पास। अगर आपका माइंड जो है एक टाइम पे पेसिमिस्ट हुआ जा रहा है, यानी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपकी विल जो होनी चाहिए वो ऑप्टिमिज्म पे होनी, बेस करनी चाहिए, यानी पॉजिटिविटी पे बेस करनी चाहिए। आप पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएं। अब हम देखते हैं कि उसके इंटरेस्ट क्या थे। ही वॉज ऑलवेज मोर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिविटी देन इन विंडिक्टिवनेस। वो हमेशा से क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड थे, ना कि किसी से बदला लेने में, या फिर जिस तरह से कहते हैं कि किसी से रिवेंज के तौर पे हम कुछ लिखना चाहें या इस तरह से, नहीं, बल्कि वो हमेशा इंटरेस्ट उनका किस चीज़ में था, क्रिएटिविटी में, कि वो खुद से क्रिएट करते थे चीज़ों को। इंटरेस्टेड इन ओरिजिनलिटी ऑफ स्पिरिट, वो कहते थे कि स्पिरिट यानी हमारी जो सोल है उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, एंड मेथड देन इन मेयर रेडिकलिज्म, ना सिर्फ महज हमारे पास रेडिकलिज्म होना चाहिए। एंड ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन जनरosity एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ एनालिसिस। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो एक जनरस इंसान थे, यानी सखी थे, ऑफ एनालिसिस और द टाइट नीटनेस ऑफ हिज फेलो पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये सब उनके इंटरेस्ट थे। नाउ वी कम टू द टाइटल ऑफ द बुक रेजिस डेब्रे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉरवर्ड है जो कि एडवर्ड सैड ने लिखा है इकबाल अहमद को, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप ये भी याद कर लें तो आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। द टाइटल ऑफ द बुक रेजिस डेब्रे क्या थी? द टाइटल ऑफ वन ऑफ हिज मोस्ट स्पिरिटेड एसेज ऑन रेजिस डेब्रे वाज इंटाइटल्ड रेडिकल बट रॉन्ग। रेजिस डेब्रे को जब इंटाइटल किया गया तो उसका नेम क्या रखा गया? रेडिकल बट रॉन्ग। नाउ वी कम टू द Iqbal's attitude towards Israeli Jews. According to Said, I was always more impressed and often stunned by the delicacy and sensitivity of Iqbal's attitude towards Israeli Jews. Said कहते हैं कि मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा impressed, stunned और यानी मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग, हैरान हुआ इकबाल की डेलिकेसी और सेंसिटिविटी से। इकबाल का एटीट्यूड जो कि टूवर्ड इसराइली ज्यूज़, यानी इसराइली ज्यूज़ की तरफ जो था। ड्यूरिंग द इनकाउंटर विद Jewish leaders in 1987, he lectured on the fact that we were dealing with, as he put it, two communities of suffering. ये जो काउंटर हुआ यूएस लीडर्स के साथ 1987 में, उन्होंने लेक्चर दिया इस फैक्ट पे कि हम डील कर रहे थे उन लोगों के साथ, जो हमने पुट की है, उसने पुट की है टू कम्युनिटीज ऑफ सफरिंग, सो कैथलिक एंड अनरेस्ट्रेंट were his capacities for understanding the travails of all peoples, that he never descended either into conspiracy theories or downright anti-Semitism. अब यहाँ पे क्या था कि ये जो बेलगाम, अंडरस्टैंड कहते हैं, जो बेलगाम होता है, कैथलिक और इन सब की जो कैपेसिटीज़ थी उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लोगों की मेहनतें थीं, उसने कभी भी डिसेंड नहीं किया इन्हें कॉन्स्पिरेसी थेरीज में या फिर डाउनराइट एंटीसेमिटिज्म में। वो इंसानों की मेहनत को यानी ज़ाय नहीं करते थे, रायगा नहीं करते थे। हर इंसान के अंदर अच्छाई या बुराई देखते हुए जो है वो इंसाफ करते थे। ऑन द कंट्रेरी, देयर वाज ऑलवेज अ काइंड ऑफ ग्रेव मोबिलिटी टू व्हाट ही हैड टू से टू एंड अबाउट इसराइली ज्यूज। और उनके अंदर एक काइंड ऑफ ग्रेव मोबिलिटी थी कि वो किस तरह से उन्होंने क्या बात की है किसके खिलाफ या कैसे भी। नाउ वी कम टू दी पैलेस्टाइन इज क्रूएलेस्ट। पैलेस्टाइन इज अ थैंकलेस काज। ये एक थैंकलेस काज है, वन इन विच इफ़ यू ट्रूली सर्व यू गेट नथिंग बैक बट ऑप्रोबियम। अगर आप इन्हें कुछ सर्व भी करते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, तो आपको ये बैक में क्या देंगे? हमेशा ऑप्रोबियम मिलेगा, अब्यूज़ मिलेगा एंड ऑस्ट्रेसिज्म मिलेगा। आपको हमेशा गाली गलौज और गलत चीज़ें ही सुनाई देंगी इन लोगों से, कभी भी थैंक्स नहीं बोलेंगे।
इकबाल suffered all these, but हमेशा उन्होंने इनकी हेल्प की. Palestine is the cruelest, most difficult cause to uphold, not because it is unjust. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काज़ थी अपहोल्ड के हिसाब से, तो ना सिर्फ ये अनजस्ट थी बट बिकॉज़ इट इज़ जस्ट एंड येट डेंजरस टू स्पीक, और ये हमेशा डेंजरस टू स्पीक रही अबाउट एज ऑनेस्टली एंड एज कंक्रीटली एज इकबाल डिड, जैसा कि इकबाल ने किया. Now we come to the range and effect of Iqbal's work. The range of Iqbal's work is so wide. हमने देखा कि वो हमेशा से हर इंसान के साथ उन्होंने अच्छे से जो है ना हेल्प की. वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे. तो जिस तरह से भी हम देखें, इकबाल ने हमेशा यानी वो एक जनरस पर्सन थे. उनके मोटू देख लें, उनके इंटरेस्ट से देख लें, उन्होंने हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सब के लिए उन्होंने टाइम निकाला. The range of Iqbal's work is so wide. As you read this, you feel that a voice of conviction and hope is addressing you, speaking with you rather than lecturing at or hectoring you. तो कि किस तरह से ये क्या चीज़ आपको एड्रेस कर रही है इसमें. आपने ये रीड किया या जब ये आप वीडियो सुनेंगे, इस लेक्चर को जब आप सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना इसमें इंटरेस्ट है और क्या चीज़ आपको एड्रेस कर रही है. तो जैसा कि इकबाल का मोटो था हमेशा कि इंसान को एट द एंड ऑप्टिमिज्म की तरफ चले जाना चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए. दिस टू वाज एसेंशियल इकबाल, ए कंपेनियन, फेलो स्टूडेंट, रिलेंटलेसली इन्वेस्टिगेटिव एंड इंक्वायरिंग, नेवर डॉगमेटिक एक्सेप्ट ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड मॉरल जस्टिस. ठीक है, तो इस तरह के इंसान थे. ओके, नो we conclude our topic. In Forward to Iqbal by Edward Said, we have discussed about all the important aspects. Said summed with these words, because to paraphrase the words of Wordsworth, writing about Milton, the world has need of thee. यानी दुनिया को आपकी ज़रूरत है, आप कुछ करके दिखाओ. इसी तरह से ही यानी सैड ने कंक्लूड किया है कि वो एक ऐसे इंसान थे कि वो था जिसके अंदर पैशन था कि दुनिया को मेरी ज़रूरत है तो मैं ये करके दिखाऊंगा. ओके, नाउ बट we conclude with these words: the most useful asset is not a head full of knowledge, but a heart full of love, with ears open to listen and hands willing to help. And Iqbal was example of these words. Okay, I hope it's clear to all of you students. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.